तो आज हम लोग ओरिएंटलिज्म पर चर्चा करेंगे। ओरिएंटलिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं प्राच्यवाद। एक्चुअली ये एक शैक्षिक प्रवृत्ति है, एक दृष्टिकोण है, वैश्विक दृष्टिकोण जो वेस्ट में डेवलप हुआ, पश्चिमी देशों में डेवलप हुआ और 18वीं 19वीं शताब्दी में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। ये वो प्रवृत्ति है जो ये कहती है कि जो पूर्वी देश हैं, दुनिया के जो पूर्वी देश हैं, यानी एशिया, मध्य पूर्व के देश और उत्तरी अफ्रीका, इन देशों के संस्कृति का, इनके धर्म का, इनके दर्शन का, इनके इतिहास का, इनकी राजनीतिक व्यवस्था का, इनकी आर्थिक व्यवस्था का जो अध्ययन है वो पश्चिम के विद्वानों द्वारा किया गया। और पश्चिम के विद्वानों ने जब इन देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया तो वो क्या उन्हें प्राप्त हुआ, वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका जो अध्ययन है पूर्वी देशों के बारे में, इन देशों के कल्चर के बारे में, वो ज्यादा प्रामाणिक है। नेचुरली इन देशों के विद्वानों ने भी अध्ययन किया होगा। जैसे भारत को ही आप ले लें तो भारत की संस्कृति का, उसके प्राचीन ज्ञान का, वेदों के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों ने भी, भारतीय दार्शनिकों ने भी, भारतीय राजनीतिविदों ने भी अध्ययन किया है ना, प्राचीन भारत का भी और मध्य भारत का भी। लेकिन पश्चिमी विद्वान क्या मानते हैं कि इनका अध्ययन ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। इनके बारे में पश्चिम के विद्वानों ने जो अध्ययन किया, जैसे मैक्स मूलर ने अध्ययन किया, वॉल्टेयर ने अध्ययन किया, विलियम जोन्स ने अध्ययन किया, विल्किंस ने अध्ययन किया, नेथनल हॉलहेड ने अध्ययन किया, इन सब का अध्ययन ज्यादा प्रामाणिक है। यानी पूर्व के विषय में पश्चिम के विद्वान जो बोलते हैं, जो बात बताते हैं, वही प्राच्यवाद कहलाता है, यानी ओरिएंटलिज्म कहलाता है। ठीक है। ओरिएंटलिज्म को अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो ओरियन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है लैटिन में पूर्व, यानी जो पूर्व से संबंधित है, जो ज्ञान पूर्व से संबंधित है, पूर्वी देशों की संस्कृतियों, उनके धर्म, दर्शन, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, वो प्राच्यवाद है, वो ओरिएंटलिज्म है। ठीक है। तो अब ये पश्चिम के विद्वानों ने जो पूर्वी देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया, तो ना केवल अध्ययन किया बल्कि अध्ययन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पश्चिम और पूर्व की संस्कृतियों में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है ना। इन दोनों संस्कृतियों का इन्होंने कंपैरेटिव अध्ययन किया और किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये दोनों संस्कृतियां अलग अलग हैं, इनमें कोई मेल नहीं है। लिहाजा इसी सिलसिले में उन्होंने पूर्व की संस्कृति की विशेषताएं बताई और पश्चिम की विशेषताएं बताई। क्या विशेषता बताई पूर्वी समाजों की, पूर्वी संस्कृतियों की इन्होंने, इसको पहले हम देख लें। पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो पूर्वी देशों की संस्कृतियां हैं, पूर्वी देशों का जो ज्ञान है, जो धर्म है, जो दर्शन है, जो इतिहास है, उसमें अतार्किकता ज्यादा है, विवेक सम्मत नहीं है। वो यहाँ के दर्शन में हमें जो कुछ मिलता है, यानी पश्चिमी विद्वानों को जो मिला, उसकी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती। जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप समझें तो भारत में जो प्राचीन भारत है, उसमें कुछ मिथक भी है, कुछ काल्पनिकताएं हैं। जैसे रामायण को अगर आप ले लें, बहुत से लोग इसे कल्पना पर आधारित मानते हैं। रामायण की थीम की व्याख्या तार्किक आधार पर नहीं की जा सकती। इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं, जो वार्तालाप है, उस पर पश्चिमी विद्वानों ने उंगली उठाई है। जैसे
हनुमान जी के कैरेक्टर को आप ले लें, हनुमान जी को क्या दिखाया गया? उड़ते हुए दिखाया गया है ना? क्या एक बंदर या वन मानुष की कल्पना जो की जाती है वो उड़ने के काबिल था या है? तो पश्चिमी विद्वान इसी आधार पर कहते हैं कि पूर्वी देशों की संस्कृतियों में बहुत सी ऐसी बातें हैं, उनके नॉलेज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी तर्क के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। इसीलिए इन ग्रंथों को, जैसे वेदों को, उपनिषदों को प्रामाणिक ना मानकर क्या माना जाता है? मिथक माना जाता है, पौराणिक माना जाता है। ये पुराने तो हैं लेकिन तर्क के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ जो पश्चिमी संस्कृति है उसका आधार क्या है? तर्क, लॉजिक हर जगह है। वो जो कुछ कहते हैं, जो कुछ प्रेजेंट करते हैं, उसकी व्याख्या तर्क के आधार पर की जा सकती। दूसरी विशेषता इन्होंने ये बताई कि पूर्व में हम ये देखते हैं कि काल्पनिकता ज्यादा है, तथ्यपरकता कम है। वेदों को क्या मानते हैं हम भारत के संदर्भ में? कि ये देववाणी है ना? ईश्वर के साथ कुछ ऋषियों मुनियों का साक्षात्कार हुआ और ईश्वर ने उन्हें कुछ बातें बताई, उन्हीं बातों को वेदों में संग्रहित कर लिया गया, वेद देववाणी बन गए। लेकिन पश्चिम के विचारक क्या कहते हैं कि ये जो देववाणी है ये काल्पनिक है। ईश्वर को ना तो ऋषियों मुनियों ने देखा, ना प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार हुआ उनका, अनुभूति की बात है। अनुभूति कभी तार्किक आधार पर नहीं समझी जा सकती, अनुभूति को कभी देखा नहीं जा सकता। और विज्ञान किस पर जोर देता है? तथ्य पर जोर देता है। जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं उस पर जोर देता है, तथ्यपरक अध्ययन पर जोर देता है। तो पश्चिम की संस्कृति विज्ञान पर आधारित होने के कारण तथ्यपरक है, वो काल्पनिक नहीं है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो पूर्व की संस्कृति है उसमें एक तरह का पिछड़ापन है। पिछड़ापन किस सेंस में? कि बहुत स्लो लोग हैं यहाँ के, बहुत आलसी प्रवृत्ति के हैं। आर्थिक प्रक्रिया, इनकी जो उत्पादन की प्रक्रिया है, वितरण की प्रक्रिया है, वो बहुत धीमी है। इनकी जीवन शैली एडवांस नहीं है। बहुत से लोग बहुत साधारण जीवन शैली जीते हैं। इवन उसको हम जंगली कहें पश्चिमी विचारकों की दृष्टि में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो आदि मानव का जीवन जीते हैं पूर्वी देशों में रहने वाले लोग। और इन्होंने बड़ा डिपिक्शन किया है इस कल्चर का। और आपको बता दूं कि पूर्वी देशों का जो अध्ययन किया गया पश्चिमी विचारकों के द्वारा, वो नाना फील्ड्स में, जैसे आर्ट के फील्ड में भी ऐसा डिपिक्शन किया गया, ऐसा चित्र बनाया गया, ऐसी पेंटिंग बनाई गई पश्चिमी कलाकारों के द्वारा, जिसमें ये शो किया गया कि कैसे पूर्वी देशों के लोग जीवन शैली अपनाते हैं, न्यूड घूमते हैं। सपेरों का देश है, जादूगरों का देश है, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, इन सब में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए पश्चिम प्रोग्रेसिव है और पूर्व में पिछड़ापन देखने को मिलता है। ये पश्चिमी विद्वानों की मान्यता है, ओरिएंटलिस्ट थिंकर्स की मान्यता है। इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं कि जो पूर्व का दर्शन है उसमें एक तरह का निराशावाद है, आशावादिता नहीं है। वो ज्यादातर किसमें? तात्विक चिंतन में विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन में उनका भरोसा ज्यादा है। इस जीवन से परे जो पारलौकिक जीवन है उस जीवन की व्याख्या यहाँ के दर्शन और धर्म में ज्यादा मिलती है। और अगर हम बौद्ध धर्म को देख लें तो बौद्ध धर्म किस चीज पर जोर देता है? महात्मा बुद्ध सांसारिक जीवन से ऊब कर, निराश होकर तपस्वी बने थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो त्याग का भाव है, ये जो नैराश्य की भावना है,
ये पूर्वी संस्कृतियों के धर्म और दर्शन में देखने को मिलती है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में लौकिकता को ज्यादा महत्व दिया गया है, इस जीवन को ज्यादा महत्व दिया गया है। इस जीवन को हम कैसे खुशहाल ढंग से जी सकते हैं, अच्छी जीवन शैली अपनाकर जी सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं, इस पर पश्चिमी संस्कृति का ज्यादा जोर रहता है। लिहाजा वो आशावादी है, वो कहती है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है इस जीवन में वही वास्तविक है। इस जीवन से परे जो जीवन है, जिसको न हमने देखा है न जाना है, उसको अच्छा बनाने की बात सोचना और करना ये तार्किक दृष्टि से उचित नहीं है। तो पूर्व की संस्कृति पिछड़ी हुई है, यहाँ का धर्म और दर्शन निराशावादी है, यहाँ के लोग आलसी हैं, सुस्ती है, पिछड़ापन है, जीवन शैली एडवांस नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों की संस्कृति में विकास मिलता है, प्रगतिवादिता मिलती है। वो हर समय इस मुहिम में रहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे अपने लौकिक जीवन को और सजाया जाए और संवारा जाए, कैसे लोगों के मध्य हैप्पीनेस लाई जाए, खुशी लाई जाए, जबकि पूर्व के लोग निराशावाद में ज्यादा जीते हैं। यही नहीं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी अगर हम देखें, राजनीतिक व्यवस्था को हम देखें, तो राजनीतिक व्यवस्था सामंतवाद से पीड़ित है, निरंकुशतावाद से पीड़ित है, जिसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, राजनीति में जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, वो कुछ लोगों के द्वारा ही उसमें सहभागिता निभाई जाती है। आम जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन आम जनता की उसमें सहभागिता नहीं होती। सामंतवाद क्या था कि राजा और उसके सामंत मिलकर पूरी प्रजा पर शासन करते थे। कैसे टैक्स निर्धारित किया जाना है, कैसे वसूला जाना है, लोगों के लिए क्या कार्यक्रम किए जाने हैं, इन सब का निर्णय राजा और उसके सामंत ही आपस में मिलकर ले लेते थे। आम जनता का दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं था। ये सामंतवादी मनोवृत्ति पूर्व के देशों में देखने को मिलती है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हों, मध्य पूर्व के, चाहे उत्तरी अफ्रीका के देश हों, या फिर एशिया के देश हों, सभी जगह यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लिहाजा इसी सामंतवादी व्यवस्था के तहत कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत एम्बिशियस व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जब सत्ता तक पहुंच जाता है, तो वो उस पर कब्जा कर लेता है और मनमाने ढंग से कार्य करने की कोशिश करता है। लोगों के अधिकारों को, लोगों की स्वतंत्रताओं को कोई महत्व नहीं देता, यानी निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित होती है। पूर्वी देशों में ये प्रवृत्ति, निरंकुशता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये हो सकता है कि भले ही कुछ देशों में औपचारिक रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली गई हो, जनता का शासन कहा जा रहा हो, लेकिन हकीकत में, व्यवहार में, या तो वहां पर सैनिक तानाशाही है, या किसी व्यक्ति की तानाशाही है, या किसी दल की तानाशाही है। ऐसा पश्चिमी विचारक मानते हैं। और दूसरी तरफ पश्चिम की संस्कृति कैसी है? लोकतांत्रिक संस्कृति है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है। वहां हर व्यक्ति के अधिकार को महत्व दिया जाता है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सबको सहभागी बनाने की कोशिश की जाती है। ये पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में भेद है। इसके साथ साथ जब मध्य पूर्व के देशों का अध्ययन इन विचारकों के द्वारा किया गया, तो ये किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मध्य पूर्व में भी वैसा ही पिछड़ापन है जैसा एशियाई देशों में है। यहाँ पर इस्लाम धर्म हावी है, और इस्लाम के बारे में पश्चिमी देशों के विचारकों का ये निष्कर्ष है कि इसमें केवल और केवल आतंक की संभावना ही दिखाई देती है। यानी इस्लाम के धर्मानुयायियों में आतंकवादी बनने की संभावना से ज्यादा कुछ नहीं है।
क्योंकि यहाँ भी इतना ज्यादा पिछड़ापन है, इतना ज्यादा स्त्री पुरुष के मध्य भेद है, इतना ज्यादा डेस्पोटिज्म है, निरंकुशता की प्रवृत्ति है कि इन संस्कृतियों को पिछड़ी संस्कृति से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इन विचारकों ने इस्लामिक देशों की संस्कृतियों का भी, जो मिडिल ईस्ट में विद्यमान है, उनका भी अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद अल्टीमेट उनका निष्कर्ष क्या रहा कि पश्चिम की संस्कृति उत्कृष्ट है और पूर्व की संस्कृतियां निकृष्ट है, कमतर है, पिछड़ी हुई है, कमजोर है। पूर्व की संस्कृतियों को कमजोर बताते हुए उन्होंने उसे फेमिनिस्ट कहा। जैसे स्त्री पुरुष में जब भेद किया जाता है तो क्या मानते हैं कि स्त्री कमजोर है और पुरुष शक्तिशाली है, वैसे ही संस्कृतियों में किसको पुरुष माना गया? पश्चिम की संस्कृति को पुरुष माना गया, क्योंकि वो प्रगतिशील है, वो उसके अंदर शक्ति है, स्ट्रेंथ है, प्रोग्रेस की चाहत है। जबकि पूर्व की जो संस्कृति है वो कमजोर होने के कारण आश्रित है पश्चिमी देशों की संस्कृतियों पर, इसलिए उसको नारीवादी होने का दर्जा दिया गया कि संस्कृतियों में उसका स्थान नारी के रूप में है, जबकि पश्चिमी संस्कृति का स्थान पुरुष के रूप में। तो इस तरीके से ओरिएंटलिज्म के तहत पश्चिमी विद्वानों के द्वारा पूर्वी देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया गया और उसमें भेद बताया गया। और ये भेद साहित्य, कला, इतिहास, धर्म, दर्शन, इवन जो बाहर से ट्रेवलर्स आए, यात्री आए, जिन्होंने इन देशों की यात्राएं की और यात्रा वृतांत लिखा, उन सब में इसी बात का चित्रण मिलता है कि पूर्व और पश्चिम के देशों की संस्कृति में बहुत बड़ा भेद है। रडयार्ड किपलिंग 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और पोएट हैं। उन्होंने कविता लिखी, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड द ट्विन्स शैल नेवर मीट। पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है और दोनों कभी मिल नहीं सकते। ये किस बात का द्योतक था कि दोनों में बहुत बड़ा भेद है। तो इस तरीके से जो क्लासिकल ओरिएंटलिज्म है उसमें पूर्व और पश्चिम में भेद बताने की कोशिश की गई। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस मैम। क्लासिकल ओरिएंटलिस्ट। यस। अब अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें कि ये ओरिएंटल प्रवृत्ति कब और कैसे डेवलप हुई, कब से पूर्व और पश्चिम में भेद किया जाने लगा, तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता, कोई तिथि हम नहीं बता सकते कि इस तिथि से ही पूर्व और पश्चिम के बीच भेद किया जाने लगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जब रोमन और यूनानी संस्कृति की महानता की स्थापना की गई कि दुनिया में रोम और यूनान की संस्कृतियां महान है, तो उसमें ये बात छुपी हुई थी कि बाकी संस्कृतियां हीन है, बाकी संस्कृतियां कम है। वैसे रोमन साम्राज्य जब अस्तित्व में आया तो उस समय पूर्व और पश्चिम के प्रशासन में भेद किया गया, यानी पूर्वी स्थानों का प्रशासन अलग जगह से किया जाता था, अलग तरीके से किया जाता था, और पश्चिमी प्रदेशों का प्रशासन अलग तरीके से किया जाता था। यहां भी हम ये भेद देख सकते हैं। लेकिन मिडिल एज तक आते आते, मध्य युग तक आते आते ये डिवीजन बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। कैसे? पहली बार इस्लाम को इस रूप में प्रेजेंट किया गया कि वो ईसाई संस्कृति के अगेंस्ट है, ईसाई संस्कृति के विरुद्ध है। बहुत से विद्वानों ने इस्लामी कल्चर का जब अध्ययन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस्लाम और ईसाईयत का कोई मेल नहीं। 18वीं 19वीं शताब्दी तक आते आते पूर्वी देशों का अध्ययन एक सुस्थापित अध्ययन विधा बन गई।
ईस्टर्न स्टडीज, पूर्वी देशों का अध्ययन, एक अलग शैक्षणिक डिसिप्लिन बन गई। उनको ओरिएंटलिस्ट स्पष्ट तौर पर कहा जाने लगा, जिन विचारकों की, जिन विद्वानों की, जिन कलाकारों की रुचि पूर्वी देशों के साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म और दर्शन के अध्ययन में होती थी। और इसी समय बहुत से विचारक सामने आए, जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, वोल्टेयर, जिन्होंने गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की पूर्वी देशों की संस्कृतियों की। और विलियम जोन्स का योगदान, विलियम जोन्स एक भाषाविद थे और उन्होंने पश्चिमी देशों की भाषाओं और पूर्वी देशों की भाषाओं का अध्ययन किया। खासतौर से संस्कृत का अध्ययन किया गया विलियम जोन्स और मैक्स मूलर के द्वारा, और इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे कि इन देशों की भाषाओं की ओरिजिन एक है। यानी पश्चिम में जो भाषाएं बोली जाती हैं और भारत जैसे देश की जो प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये दोनों एक ही स्थान से निकली, एक ही जगह इनकी उत्पत्ति है। इनमें बहुत सिमिलरिटी है, बहुत सारे शब्द, वोकाबुलरी इनकी एक जैसी देखने को मिलती। ये बात इन विद्वानों ने स्थापित की। पहली बार सीरियसली अध्ययन इन विद्वानों के द्वारा किया गया और बौद्ध और हिंदू धर्म के बारे में बर्नफ के द्वारा और मैक्स मूलर के द्वारा अध्ययन किया गया, जिसमें बहुत सी अच्छाइयों को भी प्रकाश में लाया गया। पूर्वी देशों की संस्कृतियों में जो अच्छाइयां हैं उनको भी विद्वानों ने सामने लाने की कोशिश की। केवल बुरे पक्ष को ही नहीं बल्कि अच्छी बातों को भी सामने लाने की कोशिश की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की भाषाएं हैं, प्राचीन भाषाएं हैं, वो पश्चिमी भाषाओं से कमतर नहीं है और इन दोनों की ओरिजिन एक जैसी दिखाई देती। इसके अलावा बहुत से विद्वान जिन्होंने इस्लामिक संस्कृति का अध्ययन किया, वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस्लाम में जो सहनशीलता की प्रवृत्ति है, जो सहिष्णुता की प्रवृत्ति है, वो क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में, ईसाई धर्म के मुकाबले में कहीं ज्यादा। ये पॉजिटिव पक्ष था जो पश्चिमी विद्वानों के द्वारा पेश किया गया पूर्वी संस्कृतियों के बारे में। लेकिन ऐसा यदा कदा ही किया गया। ज्यादातर जो राइटिंग्स है, ज्यादातर जो डिपिक्शन है, वो पश्चिमी देशों की संस्कृति को ज्यादा उच्च बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं, बजाय पूर्वी देशों की संस्कृति। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म में एक नया मोड़ तब आया जब 1978 में फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी विचारक एडवर्ड सईद ने एक पुस्तक लिखी, ओरिएंटलिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने, का नाम बताना दोबारा। एडवर्ड सईद फिलिस्तीनी मूल के विचारक हैं और जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था तब इनको अपना देश छोड़ना पड़ा था। मिस्र में गए थे, शुरू में शरण ली उन्होंने वहां, और उसके बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950s से वहां पर रह रहे थे और 2003 में उनकी डेथ हो गई। वहां रहते रहते उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया, पढ़ा, उसके आधार पर एक पुस्तक की रचना की, ओरिएंटलिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने जो क्लासिकल ओरिएंटलिज्म था, यानी पश्चिमी विद्वानों के द्वारा पूर्वी देशों की संस्कृतियों का जो अध्ययन किया गया था और उसमें जो बातें कही गई थी, उन बातों की सख्त आलोचना उन्होंने की। एक नया मोड़, नई बहस का जन्म हुआ उनकी इस पुस्तक से। पहली बार उनके द्वारा उंगली उठाई गई पश्चिमी देशों के विद्वानों की जो धारणाएं थी
पूर्वी देशों की संस्कृति को लेकर बहुत महत्व रखते हैं एडवर्ड सईद के जो पॉइंट्स हैं। जैसे उन्होंने ये कहा कि ये जो ओरिएंटलिस्ट प्रवृत्ति है पश्चिम के विद्वानों की, जो रिसेंटली इतनी घातक बन गई है कि अमेरिका जैसे देश में ओरिएंटलिस्ट शब्द का प्रयोग अपमानजनक तरीके से किया जाता है। यानी जो कोई भी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है, आदिम दिखाई देता है, खूंखार दिखाई देता है, उसको संबोधित करने के लिए ओरिएंटलिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इवन वॉशिंगटन जैसे स्टेट में इस शब्द का प्रयोग कानून में नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था की गई है। ये वर्जित शब्द है वहां की कानूनी व्यवस्था के लिए। कानूनी टर्मिनोलॉजी में इसको नहीं रखा जा सकता। तो सईद क्या कहते हैं? सईद ये कहते हैं कि ये जो पश्चिम के विद्वानों की ये प्रवृत्ति है कि उन्होंने पूर्व की संस्कृति का सबसे अच्छी तरह अध्ययन किया है, पूर्वी देशों की संस्कृति का, उनका अध्ययन प्रामाणिक है, ये सही नहीं। पहली बात तो ये कि वो खुद अपने आप को यानी पश्चिम की संस्कृति को प्रामाणिक कहते हैं, तर्कपूर्ण कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, लेकिन खुद जो उनका अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो गहन नहीं है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने पूर्वी देशों में यदा कदा यहाँ वहां कुछ चीजें देख ली, कुछ अवलोकन कर लिए, उन्हीं को सभी पर लागू करने की कोशिश की है। जैसे कुछ को उन्होंने देख लिया कि न्यूड घूम रहे हैं, तो ये परसेप्शन ही बना लिया कि इन देशों में लोग न्यूड ही घूमते हैं। सईद की ये बात एक हद तक सही भी लगती है। अगर आप आज के भारत में भी, 21वीं सदी के भारत में भी अगर दिगंबर जैनियों को देखें, वो न्यूड घूमते हैं। और उनको उन पर अध्ययन करके अगर आप निष्कर्ष निकाल लें कि सभी भारतवासी ऐसे ही न्यूड घूमते हैं, तो ये निष्कर्ष कितना गलत होगा। सईद इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं कि पश्चिमी विद्वानों ने सतही अध्ययन करके, रूपरेखात्मक अध्ययन करके जिन निष्कर्षों को निकाला है वो इन देशों की संस्कृतियों की वास्तविकता से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। तो ये कहना कि पश्चिमी देशों के द्वारा पूर्वी देशों का ज्यादा अच्छी तरह अध्ययन किया गया है, ये अपने आप में गलत है, भ्रम पैदा करने वाला, ऐसा सईद मानते। दूसरी बात उन्होंने ये कही, बड़े मार्के की बात उन्होंने कही कि ये जो प्रोपेगेंडा है पश्चिम का कि उन्होंने पूर्वी देशों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों संस्कृतियों में बड़ा फर्क है, भेद है, पूर्व पिछड़ा हुआ है और पश्चिम एडवांस है, प्रगतिशील है। ये प्रोपेगेंडा उनकी सोची समझी रणनीति का अंग है। कैसी रणनीति? 18वीं 19वीं शताब्दी में इन देशों ने, पश्चिमी देशों ने एशिया के देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, अफ्रीका के देशों को उपनिवेश बनाया था। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति इनकी डेवलप हो रही थी। यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हुए थे और उन कारखानों में उत्पादित माल को उन्हें बेचना था। लिहाजा बाजार की तलाश में वो एशिया और अफ्रीका में निकले। यहाँ की बड़ी पॉपुलेशन में उन्हें अंदेशा था कि उनका सामान ज्यादा बिकेगा और आर्थिक मुनाफा ज्यादा होगा। अब जब यहाँ पर आए वो, तो उन्होंने क्या अनुभव किया कि जब तक यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, हमारा व्यापार लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। तो उपनिवेशवाद को लंबे समय तक कायम रखने के लिए इन देशों ने क्या प्रचारित करना शुरू कर दिया कि पूर्व के लोग असभ्य हैं और हम सभ्य हैं। लिहाजा
हम सभ्य लोगों का ये दायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्य बनाएं। यानी हम आपके देश में इसलिए टिके हुए हैं, हमारा कोई लाभ नहीं है, हमारा कोई हित नहीं है। अंग्रेजों ने क्या कहा यस मैम। कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। ये तो व्हाइटनेस बर्डन है गोरे लोगों के ऊपर। ये काले लोग, ये एशियाई लोग, ये अफ्रीकी लोग एक भार है, बोझ है। वो तो सभ्य होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह सभ्य बने। तो एडवर्ड सईद यही कहते हैं कि ये जो ओरिएंटलिज्म, क्लासिकल ओरिएंटलिज्म है, ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को स्थायी बनाए रखने का एक रणनीतिक उपाय है। ऐसा नहीं है कि पूर्वहीन है और पश्चिम उत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनकी राजनीति है। तो ये राजनीति ये कहती है कि कैसे उपनिवेशवाद को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उपनिवेशों के प्रशासन के लिए ये भी जरूरी था कि वहां के लोगों की विचार प्रक्रिया को जाना जाए, उनकी कानून व्यवस्था को जाना जाए, उनके इतिहास को जाना जाए, उनके रहन सहन के तरीके को जाना जाए। क्योंकि किसी पर भी शासन लंबे समय तक तभी किया जा सकता है जबकि उसकी कमजोरियों और उसकी शक्तियों, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझा जाए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रबंधन प्रक्रिया है और अंग्रेजों ने इसी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत, या पश्चिम के देशों ने इसी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत पूर्वी देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया। उनकी कोई रुचि नहीं थी, एक तो अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को पुख्ता बनाने के लिए कि वहां उनका एडमिनिस्ट्रेशन सफल हो सके, कोई रिवोल्ट ना हो, वहां के लोगों की तरफ से कोई विद्रोह ना हो, कोई अड़चन ना पैदा की जाए उपनिवेशवादी शासन के अगेंस्ट में। इसलिए पश्चिमी विद्वानों ने इन देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया। ठीक है, सईद ये कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, पश्चिम के देशों ने अपने देश की संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ओरिएंटल स्टडीज की, पूर्वी देशों की संस्कृति का अध्ययन किया। क्योंकि जब वो पूर्वी देशों की संस्कृति, जिसको वो विदेशी मानते थे, उनको जब अपनी जनता के सामने प्रोजेक्ट किया, तो उससे क्या साबित कर पाए वो कि देखिए हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, बाकी दुनिया में और भी संस्कृतियां हैं जो कितनी पिछड़ी हुई। तो अपनी संस्कृति को प्रासंगिक बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए भी उन्होंने ओरिएंटलिस्ट स्टडी को बढ़ावा दिया। ठीक है, सही ये कहते हैं। हाँ बोलो। मैम विनीता वेटिंग उसमें है क्या? वो बार बार कह रही कि मैं कनेक्ट नहीं हो रही हूँ, कनेक्ट नहीं हो रही हूँ। अच्छा देखती हूँ। नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। तो एडवर्ड सईद क्या कहते हैं कि ये जो ओरिएंटलिस्ट प्रवृत्ति है, ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद भी जारी है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तो रहा नहीं अब, है ना। ज्यादातर देश स्वतंत्र हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा पश्चिमी देशों को। लेकिन उसके बाद भी पश्चिमी देशों का रुख क्या है, उनका रवैया क्या है कि वो अब भी इन देशों को कमतर बताते हुए इन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और अब ये नए तरीके से हो रहा है। पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं
इन देशों के आर्थिक पिछड़ेपन का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि हम आपके लिए आर्थिक नीतियां बनाएंगे, हम ऐसी वैश्विक आर्थिक नीतियां बनाएंगे जिससे आपकी गरीबी दूर होगी, आपका पिछड़ापन दूर होगा। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो संस्थाएं हैं, इन पर किसका वर्चस्व है? या तो कोई अमेरिकन होता है या कोई यूरोपियन कंट्री का नागरिक ही इन संस्थाओं के उच्च पदों पर होता है, जो पूर्वी देशों को या एशियाई देशों को ये कहता है कि इन नीतियों को अपनाने से आपकी गरीबी दूर होगी। और इसी के तहत उदारवादी नीतियों को, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया 90s के बाद। और इन देशों का अप्रोच अभी भी पूर्वी देशों के कल्चर के प्रति वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। खासतौर से मध्य पूर्व के देशों में 9/11 के बाद, 9/11 की घटना के बाद क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। उसके बाद से इस्लामिक देशों के प्रति पश्चिमी देशों का रुख बहुत निगेटिव हो गया है। वो हर इस्लामिक व्यक्ति को, हर मुस्लिम को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, आतंकी की दृष्टि से निगाह से देखने लगते हैं, जो उचित नहीं है। सईद ऐसा मानते हैं। तो सईद का जो क्रिटिसिज्म है उनकी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में, वो बड़ा सटीक है, मायने रखता है, तथ्यों पर आधारित है। लेकिन कुछ आलोचक उसकी भी आलोचना करते हैं। वो क्या कहते हैं कि सईद का जो दृष्टिकोण है, सईद की जो मान्यताएं हैं ओरिएंटलिज्म के प्रति, वो पूरी तरह तथ्यपरक नहीं। जैसे रॉबर्ट लुइस कहते हैं कि बहुत से इटालियन विद्वान हैं, बहुत से जर्मन विद्वान हैं जिन्होंने पूर्वी देशों का अध्ययन किया, इस्लाम का अध्ययन किया, लेकिन सईद उनको अपनी निगाह में नहीं लाते, उनको नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जो थ्योरी है कि उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसा पश्चिम के विद्वानों ने किया, ये थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इटली और जर्मनी का कोई उपनिवेश मध्य पूर्व में नहीं था और न ही उसकी कोई संभावना थी। फिर भी इन देशों के विद्वानों ने यहाँ का अध्ययन किया और कुछ अच्छी बातें भी दुनिया के सामने रखी कि इस्लामिक देशों की संस्कृति में सहनशीलता है जो ईसाइयत में नहीं। सईद इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। यही नहीं, केवल इटालियन और जर्मन ही नहीं, फ्रेंच और इंग्लिश मैन, यानी अंग्रेज विद्वान और फ्रांसीसी विद्वान, जिन पर ज्यादा ये आरोप लगता है कि उनके द्वारा जो ओरिएंटलिस्ट स्टडीज की गई है, पूर्वी देशों की संस्कृतियों का अध्ययन किया गया है, वो बायस्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वो भी इसलिए उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि 16वीं शताब्दी में इन देशों के विद्वानों ने इस्लामिक देशों का अध्ययन किया, जबकि 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का इस्लामिक देशों में कोई उपनिवेश नहीं था। तो ये बात कैसे मानी जा सकती है कि उपनिवेशवाद के हितों की रक्षा के लिए ओरिएंटलिस्ट स्टडीज की गई। तो इस तरीके से सईद की भी आलोचना की गई। हालांकि सईद खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, जब अपनी पुस्तक का आफ्टरवर्ड्स उन्होंने लिखा तब उसमें इस बात को स्वीकार किया। तो इस तरीके से सईद ने क्लासिकल ओरिएंटलिज्म की आलोचना की और फिर बाद के विद्वानों ने उनकी आलोचना की। अब हमें ये देखना है कि जो करंट सिनेरियो है, समसामयिक विश्व है, उसमें ओरिएंटलिज्म किस रूप में देखने को हमें, बहुत सारे रूप प्रकट हो रहे हैं ओरिएंटलिज्म के नए नए, जैसे ब्लैक ओरिएंटलिज्म, जो
अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के द्वारा एक तरीके का चलाया गया आंदोलन है। जिसमें इस बात की अपील की गई कि अमेरिका और यूरोप के द्वारा अफ्रीका का जो अध्ययन किया गया, उसमें इस्लाम का जो अध्ययन किया गया, उसके इतिहास का अध्ययन किया गया कि इस्लाम कैसे डेवलप हुआ वहां, वो तथ्यपरक नहीं। कैसे? वो ये कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में ये देखने को मिलता है। जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई किसने? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई हेनरी लुइस गेट्स के द्वारा, जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नाइजीरिया को नेग्लेक्ट किया गया। नाइजीरिया अफ्रीका का देश है और वहां की 50% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां के इतिहास को बताते समय नाइजीरिया के इस इस्लामिक पक्ष को नजरअंदाज किया गया, जो उचित नहीं। तो ब्लैक ओरिएंटलिज्म की ये अपील है कि इस्लाम को सही तरीके से समझा जाए, जाना जाए, अफ्रीका की हिस्ट्री में उसका जो योगदान है, उस योगदान को सही तरीके से दुनिया के सामने लाया जाए। और इस ब्लैक ओरिएंटलिज्म की पहली बार जो अपील की गई वो अली मजरूई के द्वारा की गई। अली मजरूई एक विचारक है, एक शिक्षाविद हैं, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसमें वंडर्स ऑफ अफ्रीकन वर्ल्ड में इस्लाम को नजरअंदाज किया गया, इस बात की उन्होंने तीखी आलोचना की है। इसके अलावा नियो ओरिएंटलिज्म देखने को मिलता है। नियो ओरिएंटलिज्म यानी नव प्राच्यवाद खासतौर से मध्य पूर्व के देशों की संस्कृतियों के अध्ययन पर केंद्रित, जिसे इस बात से परेशानी है कि क्यों कर इस्लाम को सिर्फ आतंक की संभावना वाला धर्म माना जा रहा है। इस्लामिक लोगों को, मध्य पूर्व के लोगों को क्यों आतंक की निगाह से, कि वो आतंकवादी ही बन सकते हैं, इस निगाह से क्यों देखा जा रहा है, खासतौर से 9/11 के बाद। नव ओरिएंटलिस्ट को, नव प्राच्यवादियों को इस बात से दिक्कत है। खास बात यह है कि जहां पर क्लासिकल ओरिएंटलिस्ट, जो शास्त्रीय प्राच्यवादी विचारक थे, उनमें ज्यादातर शिक्षाविद हैं, ज्यादातर साहित्यकार हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं जिन्होंने पूर्वी संस्कृतियों का अध्ययन किया। लेकिन जो नियो ओरिएंटलिज्म है, उसमें इस्लाम को आतंक की संभावना वाला धर्म किसके द्वारा माना जा रहा है? आम लोगों के द्वारा, मिडिल क्लास मैन के द्वारा। इसमें इंटेलेक्चुअल्स उतने नहीं है जितनी आम जनता की भागीदारी है इस बात को प्रचारित करने में, इस ओरिएंटलिस्ट व्यू को प्रचारित करने में कि इस्लामिक देश केवल आतंक की भूमि ही हो सकती है। जबकि यहां भी ये ओरिएंटलिस्ट ये कहते हैं कि इस बात का प्रचार प्रसार पश्चिम के द्वारा अपने स्वार्थवश किया जा रहा है, और उनका स्वार्थ ये है कि मिडिल ईस्ट तेल का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है, और उस भंडार पर उनकी निगाहें लगी, इसलिए वो वहां पर इंटरफियर करते रहते हैं कि हम आपको सभ्य बनाएंगे, यहाँ से आतंक का खात्मा करेंगे। लेकिन 2-3 गुटों को आपस में भिड़ाकर उनका लक्ष्य क्या होता है? वहां के तेल भंडार पर अपना कब्जा जमाना, ताकि लंबे समय तक वो अपने देश के लिए तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम आज के दौर में ऊर्जा का एक सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का आर्थिक विकास पेट्रोलियम पर बहुत
बड़ी मात्रा में आज निर्भर है। लिहाजा जो विकसित देश हैं वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और इसी रणनीति के तहत वो इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में जो इस्लाम है वो आतंक की भूमि है, आतंक को बढ़ावा देने वाला धर्म। तो इस तरीके से ओरिएंटलिज्म की जो समसामयिक स्थिति है वो ये। अब अंतिम बात जो इस संबंध में कहनी है वो ये है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, वैश्वीकृत विश्व में, जहां पर मल्टीकल्चरलिज्म की बात होती है, बहुसंस्कृतिवाद की बात होती है, जहां ये कहा जाता है कि दुनिया की सभी संस्कृतियां आपस में घुल मिल कर रहे, जो डाइकोटोमी शुरू में स्थापित थी पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों में भेद की, वो भेद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के दौर में एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जानी जा रही है, समझी जा रही है, अपनाई जा रही है। वहां का तो लास्ट जो हम लोग कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में ओरिएंटलिज्म का क्या कोई प्रासंगिकता रह गई है? जब हम विभिन्न संस्कृतियों के आपस में मेल जोल की बात कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, बहुत सारे बहुसंस्कृतिवादी विचारक भी आपने पढ़े, किमलिका वगैरह क्या कहते हैं कि सभी संस्कृतियों को पहचान मिलनी चाहिए, सभी संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अल्टीमेटली संस्कृति की देन होता है, समुदाय की देन होता है। तो हम अब ये मान सकते हैं कि ये जो पुरानी बहस थी कि पूर्व पश्चिम से भिन्न है, पूर्व की संस्कृति भिन्न है, वो भेद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति द्वारा जानी, पहचानी, समझी और अपनाई जा रही है। तो अब ये कहना कि पूर्व और पश्चिम में जो ओरिएंटलिस्ट भेद है वो अब भी जारी है, ये उचित प्रतीत नहीं होता। इसी बीच अमेरिकी विद्वान सैमुअल हंटिंगटन ने एक नई बात कह दी है सभ्यताओं के संघर्ष की, संस्कृतियों के संघर्ष की। उन्होंने क्या कह दिया कि अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, खासतौर से जब से शीत युद्ध खत्म हुआ है, तब से दुनिया में विचारधारा का संघर्ष खत्म हो गया है, कोई आर्थिक संघर्ष भी नहीं है, क्योंकि सभी देश दुनिया की आर्थिक प्रगति में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि सभी देशों का विकास होना चाहिए, क्योंकि सभी देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि अलग थलग रहकर सेपरेट किसी देश का डेवलपमेंट करना या कुछ देशों को डेवलप बनाए रखना और बाकी अंडर डेवलप्ड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अंतर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब आर्थिक संघर्ष का भी कोई मतलब नहीं रह गया है। तो ना तो विचारधारागत संघर्ष है शीत युद्ध के बाद, ना ही आर्थिक संघर्ष है। तो अब ये संघर्ष कैसा होगा? हंटिंगटन कहते हैं कि अब ये संस्कृतियों का संघर्ष होगा, सभ्यताओं का संघर्ष होगा। कौन सी संस्कृति उत्कृष्ट है और कौन सी निकृष्ट है, इस बात का निर्णय इस ओपन माहौल में होगा। हालांकि आलोचक इस दृष्टि को बड़ी आशंका और भय की दृष्टि से देखते हैं कि ऐसी बात कहना दुनिया में एक नए संघर्ष को बढ़ावा देना है, आदमी के दिमाग में एक नए संघर्ष की भावना को जन्म देना है। लेकिन ये हंटिंगटन की बात है, ये इनका अनुमान है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें बहुत संभावना है कि संस्कृतियों का संघर्ष फिर से शुरू हो जाए। ओरिएंटलिज्म का तो मतलब नहीं रह जाएगा आज के दौर में, लेकिन सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में ये एक नए रूप में हमारे सामने आ सकता है, ऐसी हंटिंगटन की मान्यता है। ठीक है, सब बढ़िया। क्यों चुपती है? संध्या असाइनमेंट